गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को इस क्लास में क्लास 6 का ज्योग्राफी कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्लास इसमें देखिए, क्लास 6 से जो भी मैं करवाऊंगी, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, यहाँ पर जो भी पढ़ाई होगी वो सारे एनसीईआरटी बुक से होगा। ठीक है, जो भी बच्चे हिंदी माध्यम से हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पे भी कोई डॉट होगा, लगेगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 6 का जो ज्योग्राफी बुक है उसका नाम क्या है? पृथ्वी हमारा आवास, है ना। पृथ्वी हमारा आवास कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, यहाँ पे चैप्टर जो नंबर है वो छूट गया और चैप्टर नेम भी छूटा हुआ है। मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे जो चैप्टर नेम है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या है? चैप्टर नेम है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नेम क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। बात तो सही है बच्चों। जैसे ही शाम होता है तो हम लोग जब ऊपर देखते हैं तो आकाश में एक या दो ही तारे दिखाई देते हैं, है ना। उसके बाद उसकी संख्या में क्या होता है? धीरे धीरे वृद्धि होते जाता है, और इतनी इतनी वृद्धि हो जाती है उस संपूर्ण आकाश में इतनी छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते, हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। वो आकाश में कितने तारे हैं, है ना। उस तारे में से कुछ चमकीले दिखाई देते हैं तो कुछ धुंधले दिखाई देते हैं। जब आप ऊपर सिर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा ही चमकीला तारा दिखेगा, और कुछ बहुत ही धुंधला, बहुत ही उसमें कम लाइट होता है वैसा तारा दिखता है ना। मानो कि आकाश में हीरे जड़े हो। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें से कुछ की टिमटिमाहट अंश से अलग होती है। ठीक है, ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं, है ना। बहुत जब आप ऊपर गर्मियों के दिनों में सभी के घर में सभी के घर में, गांव में अधिकतर ये होता है कि बहुत लोग क्या होते हैं, छत पे सोते हैं, है ना। तो ऊपर में ऊपर तो नजर चल ही जाता है, तो क्या दिखाई देता है? चमकते हुए तारे दिखाई देते हैं, जिसमें से बहुत तारे अधिक चमकते हैं तो बहुत कम भी चमकते हुए प्रतीत होते हैं, है ना। इस चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, है ना। हम लोग रोज आकाश में चंद्रमा को यानी चांद को भी देखते हैं, जिसको बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? चंदा मामा। क्या बोलते हैं? चंदा मामा। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। बात तो सही है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है ना। जब पूर्णिमा आता है तो उस दिन जब आप आकाश में देखोगे तो चंद्रमा जो है वो पूरा गोल दिखाई देता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा। ठीक है, 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, अमावस्या के दिन क्या होता है? पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है ना। तो आप इसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्या आप सभी बच्चे कभी सोचे हैं कि दिन के समय में चंद्रमा या फिर जो छोटा छोटा तारा होता है
वो उस तारे को हम लोग क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका कोई कारण बता सकता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर सूर्य का जो प्रकाश होता है इतना ज्यादा होता है कि वो चंद्रमा और जो छोटी छोटी तारे होते हैं उसकी रोशनी को क्या करते हैं, ढक देते हैं, है ना। इसलिए हम लोग दिन में चंद्रमा और तारे को नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो होते हैं, लेकिन उसको सूर्य के प्रकाश के कारण उसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे शाम होते जाता है, शाम ढलते जाता है, दिन ढलते जाता है, शाम होता है, तो क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी है, वो घटते जाता है ना। उसके बाद जैसे ही आसमान में अंधेरा छाता है, तो हम लोगों को चंद्रमा और तारे दिखाई देने लगते हैं, है ना। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है। सूर्य आप लोग देखते होंगे दिन में, है ना, सूर्य दिखाई देता है, रात में चंद्रमा दिखाई देता है, उसके बाद तारे दिखाई देते हैं। उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो खगोलीय पिंड बोलेंगे। उन सभी को क्या बोलेंगे बच्चों? तो खगोलीय पिंड बोलेंगे। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। उनके पास क्या होता है? अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। ठीक है, जो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। आपको एक बात मैं और बता देती हूँ, जो सूर्य है वो भी एक क्या है? वो भी एक तारा है। जो सूर्य है वो क्या है? वो भी एक तारा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट, आप लोग को इतना समझ में आया? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, है ना। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य एक तारा है ना। बाकी सभी अभी मैं तुरंत आप लोग को बताई हूँ कि बाकी सब तारा के तरह सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है। तो क्या होता है कि रात के समय में जो तारा दिखाई देता है वो भी बड़ा होता है। उसका आकार भी क्या होता है? बड़ा होता है। उसका आकार भी सूर्य के समान की तरह ही होता है। लेकिन वो पृथ्वी से, वो हम लोग से इतना दूर होता है ना, इतना दूर होता है कि जो उसका प्रकाश या उसका उष्मा है वो हम लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। समझ आया आप लोग को? वो हम लोग क्या करते हैं? महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है ना। सही बात है। अपन जब आप लोग कहीं पे खड़ा रहे, ठीक है, और उससे बहुत ही अधिक दूरी पर आप कोई भी अपने दोस्त को देखते हैं, है ना, तो क्या होता है कि वो छोटा दिखाई देता है। वो क्या होता है? छोटा दिखाई देता है ना। जैसे देखिए, जहाज, जब आसमान में जहाज उड़ता है, जब जहाज पास होता है, तो हम लोग छोटे छोटे गांव के जितने भी बच्चे या फिर शहर के बच्चे जो भी हैं, वो दौड़ के आते थे, जहाज जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, जहाज जा रहा है। हम लोग सब एक जगह इकट्ठे होते हैं उसको देखने के लिए। तो नीचे से देखने पर क्या, वो आसमान में एकदम छोटा दिखाई देता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि वो जो जहाज है वो सच में छोटा है? नहीं, वो बड़ा है। लेकिन अत्यधिक दूरी से देखने पर उसका आकार जो है वो छोटा दिखाई देता है। समझ आया? रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, है ना। रात में जब देखिए, मान लीजिए आप में से कोई एक बच्चा है यहाँ पर, ठीक है,
और ये सब तारे हैं, ये क्या कर रहे हैं, रात में देख रहे हैं, है ना। रात में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो हर आ, हर तरह के, हर आकार के आपको आकृतियां दिखाई देता है, ठीक है। तो इस आकृतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आप लोग को पूर्णिमा के बारे में बताई हूँ, है ना। जब पूरा चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है तो पूर्णिमा कहेंगे उसको, या पूर्ण चंद्रमा की रात कहेंगे, ठीक है। खगोलीय पिंड आप लोग को बताई हूँ, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब क्या है, ये सब खगोलीय पिंड है। और अगर रात में विभिन्न तरह की आकृतियां दिखाई देती हैं तारे के, तो उसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं, अर्शा मेजर और बिग वियर क्या होता है, ठीक है। अर्शा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है ना। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जिसको सप्तऋषि कहते हैं, है ना। सप्त, सात ऋषि संत या सात तारों का समूह होता है। यह क्या होता है, सात तारों का समूह होता है। कहने का मतलब ये है कि जब तारा, है ना, जब सात तारा एक साथ एक लाइन में दिखाई देगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्त ऋषि, यानी सप्त, सात ऋषि संत, यानी यह सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। समझ है आप लोग को। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, है ना। जब आप लोग आकाश में नजर डालेंगे, सिर को ऊपर करेंगे, तो आप लोग को आकाश दिखाई देगा। तो आप लोग उसमें देखेंगे ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं ना, ढेर सारे तारे दिखाई देंगे, ढेर सारे। समझ आया। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत पहले समय की बात है, प्राचीन समय में, है ना। लोग क्या करते थे, रात्रि में कैसे समय का निर्धारण, सॉरी, दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तो तारों की सहायता से करते थे, है ना। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, देखो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, आप लोग इसको नोट बनाकर, पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं अपने कॉपी में। सभी लोग, आप सभी कॉपी निकाल कर बैठिए। जब इस क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी कॉपी निकाल कर बैठिए, ठीक है। और देखिए ध्यान से, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, और इसे कौन सा तारा कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, है ना। समझ आया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल में संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। चलिए मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ, एक मिनट। देखिए, है ना, ध्रुव तारा संकेत, ये लड़की क्या कर रही है, देख रही है, संकेतिक तारा है, देखिए। उत्तर उत्तर दिशा, उत, जो है उत्तर दिशा को दिखाएगा, वो ध्रुव, जिसको हम लोग ध्रुव तारा भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट बच्चों, तो आप लोग को समझ में आया। चलिए अब जहाँ पर थे हम लोग वहीं पर चले जाते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ पर थे, है ना। उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है, और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग चित्र में देख लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है ना। कुछ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड जो है वह ग्रह कहलाते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, कि कुछ खगोलीय पिंड में, है ना, अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और ऐसे पिंड को क्या कहते हैं,
ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिससे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, जिसको ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लैनेट बोलेंगे। और ये प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेंटाइस शब्द से बना है ना। प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के प्लेंटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्या होता है जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है, वो भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है ना। पृथ्वी भी क्या है, एक ग्रह है। और ग्रह के बारे में बताया गया है कि उसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक प्रकार का तारा है। तो पृथ्वी जो है वह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है, तो सूर्य से प्राप्त करता है। समझ में आया यहाँ तक। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, है ना। आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन आप लोग तो ये जरूर सुने होंगे कि कुछ वैज्ञानिक चंद्रमा पे जाते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे बोला गया है कि पृथ्वी को भी अधिक दूरी पर जैसे चंद्रमा से देखने पर वो भी क्या चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे कि पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा भी चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सब, यहाँ पे ग्रह दिया हुआ है। देखिए अर्थ है ना, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस, हिंदी में भी सबका अर्थ दिया हुआ है। मरकरी, वेनस, अर्थ को हिंदी में पृथ्वी बोलेंगे, मार्स को मंगल, मरकरी को बुध, वेनस को शुक्र, जुपिटर को बृहस्पति, यूरेनस ही बोलेंगे, सटर्न को शनि। ठीक है, आप लोग इस ग्रह को याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए नेपच्यून, है ना। प्लूटो को तो ग्रह से दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो टोटल कितने प्लैनेट हैं, तो अब 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर सारा दिया हुआ है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में करता है, 88 दिन में करता है ना। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन यानी 59 डेज कहने का मतलब 59 दिन में करता है। उसी तरह शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में बताया गया है। अभी मैं आप लोग को तुरंत बताई हूँ कि हम लोग के पास टोटल कितने प्लैनेट है, 8, है ना। प्लूटो को ग्रह से दर्जा समाप्त कर दिया गया है। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत नजदीक इस चट्टानों से बने हैं, है ना। आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं, जो सूर्य के बहुत नजदीक होता है। महाग्रह जो सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, और ये गैस और तरल पदार्थ से बना हुआ है। ठीक है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। और चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह उपग्रह भी जो होता है वो ग्रह के अपने चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। यह हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है ना। और सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। चलिए अब हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौर मंडल क्या है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर मंडल उसे हम सौर परिवार के नाम से भी जानते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। कहने का मतलब आप लोग को मैं इसमें उपग्रह, ग्रह, खगोलीय पिंड, है ना, ये सब के बारे में पढ़ाई हूँ। और भी ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब क्या होता है मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। ठीक है, सूर्य, ये सब क्या है, सौर मंडल में ये सब मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा घर, ठीक है, जैसे कि हमारा घर, तो हमारे घर में क्या होता है, हम लोग
मान लीजिए दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा, है ना, कजन, ये सब मिलकर रहते हैं, तो वो सब मिलकर क्या एक परिवार बनाते हैं ना एक परिवार। उसी तरह सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और जैसे हमारे घर के मुखिया अगर दादाजी हैं तो दादाजी होंगे, अगर दादाजी नहीं है तो फिर पापा जी होंगे, है ना। उसी तरह सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो सूर्य होता है। समझ में आया यहाँ तक आप लोग को। चलिए अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना होता है ना। इसका खिंचाव बल इसे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है वो सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सही बात है। लेकिन इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं, है ना, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस करते हैं क्योंकि सूर्य जो है वो नजदीक का तारा है ना। नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य एक तारा है जो हम लोग को नजदीक भी है, लेकिन नजदीक होने के बावजूद भी क्या है, वो हम लोग से बहुत दूर है। तो ये हम लोग से कितना दूर है, तो यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, ध्यान रखिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार, कहने का मतलब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध, ठीक है। उसके बाद शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। ये आपका बढ़ते क्रम में दिया गया है ना, आरोही क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा, सबसे नजदीक बुध, शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का नाम दिया गया है। मरकरी, है ना, देखिए यहाँ पे सारा दिया, माई बेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, है ना। ये इससे आप याद कर सकते हैं, जैसे एम से मरकरी वेनस अर्थ, है ना, मार्स जुपिटर सटर्न यूरेनस नेपच्यून, इस तरह से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाता है। अभी मैं बताई हूँ कि ग्रह क्या है, सूर्य क्या चक्कर लगाता है। यह रास्ता दीर्घ वृत्ताकार में फैला होता है, यानी बहुत बड़ा होता है ना, जिसको हम लोग कक्षा कहलाता है, जिसको हम लोग कक्षा कहते हैं, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, अभी मैं आप लोग को बताई हूँ। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, जिसको लगाने में 88 दिन लगते हैं, ठीक है। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है ना, सॉरी सूर्य नहीं, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है वो जस्ट पृथ्वी के समान ही होता है। इसी वजह से शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। और शुक्र को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है ना, याद रखिएगा, शुक्र को भोर और सांझ यानी सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना गया था, परंतु मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लूटो को ग्रह से दर्जा समाप्त कर दिया गया है ना। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, मतलब ग्रह से दर्जा समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के बारे में तो आप लोग को जानकारी होगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है ना, पहला बुध, है ना, बुध है, फिर क्या था, शुक्र था, उसके बाद पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। आकार में पांचवा है, ध्यान रखिएगा, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है ना। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर, एक मिनट, केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है ना, जीवन केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी पर ना ही अधिक गर्मी होता है और ना ही अधिक ठंडी होता है, और यहाँ पानी वायु उपस्थिति होता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ना। जल के बिना रह नहीं सकते, हवा का बिना रह नहीं सकते हैं, तो सारा पृथ्वी पर मौजूद है, इसलिए जीवन भी पृथ्वी पर मौजूद है ना। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है, जैसे ऑक्सीजन है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है।
क्यों अद्भुत ग्रह क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देता है, क्यों? ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। नीले रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि 2/3 सतह पर पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको नीला ग्रह कहते हैं, है ना। मान लीजिए 4 हिस्सा है, जिसमें 3 हिस्सा पर केवल जल ही जल है और एक हिस्सा पर हम लोग रहते हैं, उस इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा जानकारी है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, है ना। चलिए, अब क्या बोल रहा है, मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। बहुत सारे वैज्ञानिक गए हैं, आप लोग पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अब चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी, है ना। चलिए चंद्रमा के बारे में बताते हैं। एक मिनट। अच्छा, देखिए हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है ना, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है ना, इसलिए चंद्रमा थोड़ा नजदीक प्रतीत होता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे उपग्रह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह कहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह जिसको हम लोग कृत्रिम पिंड कहते हैं या वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, और ब्रह्मांड में जिसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चंद्रमा जो चंद्र अभी हम क्या बताए थे, उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है ना, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर चंद्रमा पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है? क्योंकि चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं ना। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्ण चंद्रमा होता है तो अच्छे से दिखाई देता है। चलिए क्षुद्र ग्रह, अभी हम बताया था आप लोगों को क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड के बारे में आगे बताएंगे। आ गया है क्षुद्र ग्रह उल्कापिंड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। जैसे तारा, ग्रह, उपग्रह सब क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी तरह छोटे छोटे पत्थर के रूप में पिंड होते हैं, है ना, बहुत सारे। उस वो भी क्या हुआ करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसी पिंडों को, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पिंड कहेंगे। तो इसी पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। समझ में आया? यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, है ना। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह का ही क्या है, भाग है, क्योंकि उसी से टूट कर बनता है ना, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हुआ है। अभी जस्ट मैं आप लोग को बताई हूँ। चलिए अब आते हैं उल्कापिंड क्या होता है, उल्कापिंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसी को उल्कापिंड कहते हैं ना। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पर गिरने की होती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान वायु से क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण के कारण क्या होता है, गर्म होकर जल जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना, है ना, पृथ्वी पर गिरती है। पृथ्वी पर क्या करती है, गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। इसको हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं, देखो टूटा हुआ तारा दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे करते हैं। एक मिनट। अब यहाँ पे पढ़ना है कि आकाश गंगा क्या है ना। तो लाखों तारों का जो समूह होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आकाश गंगा बोलेंगे। ठीक है।
जिसको हम लोग मिल्की वे भी कहते हैं, और हमारा सौर मंडल जो है वो आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, है ना। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। और इस प्रकार लाखों, एक मिनट, इस प्रकार लाखों तारों का जो समूह है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आकाशगंगा कहेंगे। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक भाग है ना। पृथ्वी जो है सौर मंडल का भाग है और सौर मंडल आकाशगंगा का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए। आप लोग विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपका चैप्टर एंड हो गया है। बाकी जो भी छोटे छोटे पॉइंट है मैं वो भी लिखकर वीडियो बनाकर डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी जो भी मैं पढ़ाई हूँ आप लोग को लगा होगा थोड़ा भी कि मैम सही से नहीं पढ़ा रही हैं, या फिर कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, बाय बाय।